ऑटिज्म को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये कोई वायरल कोई बीमारी या कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन कह सकते हैं जो कि बाय बर्थ होती है। ऑटिज्म शुरुआती दौर पर नजर आने लग जाता है तो 3 तरह के सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कम्युनिकेशन डेफिसिट, दूसरा आता है सोशल डेफिसिट, तीसरी चीज आ जाती है कुछ स्टीरियोटिपिकल रेपिटेटिव बिहेवियर कि बच्चा हर एडिबल चीज को या दूसरी चीज को पहले स्मेल कर रहा है, कभी भी एक हल्की सी आवाज आ रही है मिक्सी की या कुछ ऐसे कान पर हाथ रख रहा है। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो हमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करके, तो ना तो ये किसी ब्लड टेस्ट में आएगा और ना ही ये किसी स्क्रीनिंग टूल में या किसी भी तरीके के कोई स्कैन में ये चीज नहीं आ पाती। थेरेप्यूटिक प्लान स्टार्ट करना है जो कि पूरे दिन में 1-2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बच्चे की एज मुताबिक और उसके सिम्टम्स मुताबिक तय किया जाता है। दूसरा आता है पेरेंटल ट्रेनिंग, यानी कि वही चीज जो थेरेपी में बच्चे ने सीखी है वो घर पे इंप्लीमेंट कैसे करनी। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेहतनामा में आज एक बेहद अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, ऑटिज्म। 36 में से एक बच्चे को आजकल ऑटिज्म हो रहा है। ऑटिज्म है क्या और कैसे इसकी शुरुआती दौर में ही पहचान कर इसका इलाज अगर ट्रीटमेंट करवाया जाए तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। आज इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अतुल मदान हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के स्पेशलिस्ट हैं, खासकर ऑटिज्म के स्पेशलिस्ट हैं। पिछले काफ़ी सालों से वो इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ऑटिज्म क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है और कैसे इसकी पहचान की जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत सर जी। सवाल सबसे पहले है क्या ऑटिज्म, क्योंकि ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है कि जैसे वायरल होता है, मौसम बदला ये हो गया और या बुखार हो गया, खांसी जुकाम, है ना, दवाई ले ली ठीक हो गया। मतलब ऑटिज्म सोच के डर लगता है कि 36 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक आजकल पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल कि ऑटिज्म है क्या? देखिए, जिस तरीके की ये रेशो बन रही है 1/36, इस हिसाब से पूरी सोसाइटी को ऑटिज्म शब्द के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो इंक्लूसिव सोसाइटी का हमारा एक सपना है जो हम देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ऑटिज्म को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपने कहा कि ये कोई वायरल कोई बीमारी या कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन कह सकते हैं जो कि बाय बर्थ होती है। हालांकि जेनेटिक कहना भी इस चीज़ के लिए अभी तक बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अगर हम बोलें तो ऑटिज्म इज़ अ बिग मिस्ट्री। ये क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या एक रीजंस हैं, वो अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहे हैं साइंस फ्रेटर्निटी को। लेकिन इसको पहचानने के लिए कुछ एक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। ऑटिज्म शुरुआती दौर पर नज़र आने लग जाता है। आमतौर पर 1 से 1.5 साल की उम्र में अगर हम बच्चे को सही तरीके से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की तरफ बच्चा जा रहा है। ऐसे सिम्टम्स को हम लोग रेड फ्लैग्स कहते हैं। रेड फ्लैग्स में सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो ये होता है कि बच्चा 1-1.5 साल की उम्र में अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया। वो जो 1 वर्ड स्पीच बोलता है, मीनिंगफुली मम्मा पापा तक भी वो भी बोलना शुरू नहीं किया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पहला सिम्टम मिल गया स्पीच डिले। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है, स्पीच डिले में और ऑटिज्म में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पीच डिले के साथ ही ऑटिज्म में कुछ चीज़ें और नज़र आती हैं। जैसे वो बच्चा प्रॉपरली मेल जोल नहीं करता है, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करता है। इस तरीके के बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा किसी चीज़ की तरफ एक पॉइंट नहीं कर रहा है, आपके हाथ को उस और ड्रैग कर रहा है, या उसने अगर कुछ बोलना शुरू भी कर दिया है तो वो बच्चा कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा है। हम जैसे 1.5 साल 2 साल 3 साल का बच्चा हो गया, हम कह रहे हैं इधर आओ, तो वो आगे से बोल रहा है इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में इकोलेलिया बोलते हैं। अगर ऐसे कुछ एक सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपके और समझने के लिए अगर मैं इन सिम्टम्स को कैटेगराइज करूँ तो 3 तरह के सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कम्युनिकेशन डेफिसिट, यानी कि या तो बच्चे के पास अपनी उम्र मुताबिक शब्द नहीं है, और अगर शब्द हैं भी तो बच्चा प्रॉपरली एज अप्रोप्रिएटली बात नहीं कर रहा है। दूसरा आता है सोशल डेफिसिट। सोशल डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि बच्चा अपनी उम्र मुताबिक अपने आप हेलो नहीं, बाय नहीं, मिलना जुलना नहीं, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होना, अपने बबल में सिर्फ 2 4 5 लोग, घर के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहना, स्ट्रेंजर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट ना कर पाना। तीसरी चीज़ आ जाती है कुछ स्टीरियोटिपिकल रेपिटेटिव बिहेवियर। ज़्यादातर देखा गया है कि ऑटिज्म में बच्चों को कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं। कई बार बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कुछ बच्चे कान पर हाथ रख रहे हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं कंटिन्यूसली।
बीच बीच में से आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे कि कुछ अलग हो रहा है, कि बच्चा हर एडिबल चीज़ को या दूसरी चीज़ को पहले स्मेल कर रहा है, या बच्चा इस तरीके से कभी भी एक हल्की सी आवाज़ आ रही है मिक्सी की या कुछ ऐसे कान पर हाथ रख रहा है। सो जब वो एक्साइटेड होता है तो एक्सेसिव जंपिंग या हैंड फ्लैपिंग जैसी चीज़ें कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है यानी कि एड़ी उठाकर चल रहा है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं, चाहे वो सोशल डेफिसिट की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन डेफिसिट की हो, चाहे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की हो, हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इनमें से कुछ एक दो सिम्टम्स किसी भी बच्चे में हो सकते हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है तो फिर ये ज़रूरी है कि हमें किसी भी प्रोफेशनल से एक बार स्क्रीनिंग बच्चे की ज़रूर करवा लेनी चाहिए। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हैं, आप केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन चला रहे हैं। तो केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन क्या कर रहा है ऑटिस्टिक बच्चों की? आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं 1, 1.5, 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को लेकर, लगता है कि जो सिम्टम्स आपने बताए वो लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं, फिर आप क्या कुछ टेस्ट करते हैं? कैसे आपको लगता है और कि ये ऑटिज्म है या नहीं है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, और उसी लिए हमारा आज का ये टॉक का पर्पज़ है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पेरेंट्स नोटिस करेंगे कि कुछ अलग हो रहा है, और जैसे ही वो ये नोटिस कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोर्स जो उनका है वो उनके पीडियाट्रिशियन होते हैं। सो यानी कि बच्चों के स्पेशलिस्ट जिनसे कि आप दवाई वगैरह बच्चे की अभी तक ले रहे हैं। सो वो आपका फर्स्ट पॉइंट सोर्स होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ और उनसे डिस्कस करें, और वहाँ से डिस्कस करके आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा ये मेन रोल हो जाता है कि मैं बच्चे को असेस करके उसको एक तरीके से हल्का सा क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं कि वो बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो ना तो ये किसी ब्लड टेस्ट में आएगा, और ना ही ये किसी स्क्रीनिंग टूल में या किसी भी तरीके के कोई स्कैन में ये चीज़ नहीं आ पाती है। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो हमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करके और पेरेंट्स से बहुत सारे, जो पेरेंट्स उनके प्राइमरी केयर गिवर जो हैं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछकर हम ये चीज़ों का एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। और जब स्क्रीनिंग पर हमें ऐसा लगता है कि येस ये बच्चा सस्पेक्टेड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, तो फिर इसके प्रॉपरली साइंटिफिकली एविडेंस्ड जो एक टूल्स हैं वो हैं। वो टूल्स भी बेसिकली क्या होता है कि वो सेट ऑफ क्वेश्चनर्स ही होते हैं। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी पड़ती हैं कि इस बच्चे की सोशल स्माइल कितनी है, इस बच्चे का आई कांटेक्ट कितना है, ये बच्चे का बिहेवियरल इश्यूज़ क्या हैं, सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं। फिर हम उनको सब मार्क करते हैं, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, केस हिस्ट्री बेसिस पे और पेरेंट्स से बातचीत करके निकलता है। फिर उनकी स्कोरिंग होती है और उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चा कितनी, उसको क्वांटिफाई हम कितना कर पा रहे हैं, ताकि हम उसके गोल्स ऑफ थेरेपी डिसाइड करके उस बच्चे का एक ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। और इसमें कितना वक्त लग जाता है? कितनी सिटिंग्स में पेरेंट्स को बच्चे को लेकर आना पड़ता है आपके पास? फिर आप देखते हैं, आप खुद भी कुछ बिहेवियर देखते होंगे बच्चे में, बिल्कुल, उनमें कितने घंटे या कितनी सिटिंग्स लग जाती है कि आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है? देखिए, स्क्रीनिंग के लिए तो मैं यही मानता हूँ कि मुश्किल से 1-1.5 घंटे का एक पहला सेशन हमारा होता है, जिसमें कि आते ही पहले सबसे पहला काम हमारा होता है कि बच्चे को एक बार एक प्ले एरिया में हमने भेज दिया और हमने जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। सो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हम उसको एक प्ले वे एरिया के अंदर रख के और उसमें उस बच्चे के कुछ एक हमारे जो सिम्टम्स, जैसे हमने बताया कि वो किस तरीके से कर रहा है। कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे कारों के जस्ट व्हील्स के साथ खेलते रहते हैं, या कुछ टॉयज़ को वो जस्ट लाइन पर लगाते रहते हैं। ये लाइनिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोकसिंग मोर ऑन डिटेल्स, या चीज़ों को बहुत क्लोज इसमें देखना, या चीज़ों को आंखों के कॉर्नर से देखना, ये कुछ एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग उस बच्चे के जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। सो ये पहला हो गया स्क्रीनिंग हमारा जो सेशन है, ये 1 से 1.5 घंटे का होता है। अगर हमें इस पे लगता है तो फिर इसके बाद हम लोग उसकी असेसमेंट की, जो फॉर्मल असेसमेंट जो हम साइकोमेट्रिक टूल्स जिसे हम बोलते हैं, फिर हम वो एडमिनिस्टर करते हैं, और उसको भी करने का टाइम तकरीबन 1.5-2 घंटे का है। और फिर उसकी स्कोरिंग और ये सब चीज़ें करके हम लोगों की एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि उस बच्चे को प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इस चीज़ को, रिपोर्ट वगैरह, एक फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होता है वो तकरीबन रेडी हो जाता है। कभी ऐसे भी होता है कि कुछ सिम्टम्स के साथ आपके पास पेरेंट्स आए और वो बच्चा ऑटिस्टिक नहीं था, आपने जांच की, कुछ तो निकल आए कि हाँ इसमें है, कुछ ऐसा भी होता होगा शायद कि नहीं वो नॉर्मल थे, ऐसा होता है? दोनों चीज़ें होती हैं हमारे लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ आजकल जैसे हर तरीके से सोशल मीडिया पे, दूसरी चीज़ों से कई बार पेरेंट्स पैनिक भी कर जाते हैं। अवेयरनेस हर चीज़ का एक प्लस और माइनस होता है। तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवरली कंसर्न हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये सिम्टम्स जो हैं ये नॉर्मली भी हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट उन पेरेंट्स ने ये स्टेप लिया कि वो किसी प्रोफेशनल से एक बार इस चीज़ की स्क्रीनिंग मेरा मकसद इस सवाल को ये करने का ये है कि
अगर लग रहा है तो आप जाइए जरूर, हो सकता है ऑटिज्म ना हो। ना हो। है ना? मैंने ये अभी होता आपसे ये क्या होगा। कहा था कि ये सारे सिम्टम्स किसी भी बच्चे में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह से आ सकते हैं। कोई भी 2 3 4 सिम्टम्स अगर कुछ हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑटिज्म ही हो। लेकिन अगर एक बहुत लंबा एक पैटर्न सा हमें नजर आना शुरू हो गया है तो इसमें, इसीलिए मैं कह रहा था कि दूसरा एंगल ये भी होता है कि कई बार डिनायल मैकेनिज्म भी होता है। हाँ, नहीं बच्चा तो ठीक है, आप पेरेंट्स मानते ही नहीं है कि Yes, कुछ लक्षण बच्चे में अलग हैं। जी। वहाँ लेट हो जाए, अगर आप लेट पहुंचते Yes. तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। सो मैंने हमेशा ये कहा है कि जो डिनायल मैकेनिज्म है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो बहुत नेचुरल है। ये वाकई बहुत एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए ये समझना कि मेरे बच्चे को कोई स्पेशल नीड है। आई फुली एग्री एंड फुली रिस्पेक्ट देयर इमोशंस। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जो डिनायल मैकेनिज्म है, ऑल्दो ये नेचुरल है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होना चाहिए। मैंने एक बड़ा अच्छा एक मेटाफोरिकली मैं पेरेंट्स से भी यही कहता हूँ कि एक कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है, तो उससे क्या होता है, बिल्ली का काम आसान हो जाता है। वो आता है और आती है और बिल्ली तो कबूतर को नहीं खा चली जाती जाएगी है ना, बिल्कुल। तो बिल्ली नहीं जाती है। तो वही अगर कबूतर उड़ लेता तो वो बच सकता था। तो उसी मेटाफर के हिसाब से मैं पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि दैट्स फाइन, आपका कंसर्न जो है वो वैलिड है। आप ओपिनियन लीजिए, एक ओपिनियन लीजिए, 2 ओपिनियन लीजिए, 3 ओपिनियन लीजिए, लेकिन अगर सबका एक जैसा कुछ वर्जन आ रहा है तो एटलीस्ट आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर जो बच्चे होते हैं इनके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान कहा गया है वो अर्ली इंटरवेंशन कहा गया है। जितनी जल्दी डायग्नोस होके हम उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इस अर्ली इंटरवेंशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 5 साल से जितना पहले उतना अच्छा, 3 साल से जितना पहले उतना और अच्छा। सो ये ना हो कि हम डिनायल मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र हम निकाल दें और फिर हम आ जाएं वापस उसी पॉइंट के ऊपर। तब तक एक वो जो अर्ली इंटरवेंशन का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर देते हैं। तो ऑटिज्म में तो बहुत ज़रूरी है ऑटिज्म में कि आप अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं जो आपने बताए, जल्द से जल्द डॉक्टर, आप पहले अपने शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन उनको मिलिए, और वो अगर कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए तो ज़रूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये दिख गया कि बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या शुरू करते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट के अंदर एक बहुत ही, ये एक टीम एफर्ट होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रोल आता है वो ये आता है कि सबसे पहले हमें एक बच्चे के, अगर तो स्पीच के टारगेट्स हैं तो उसके हिसाब से स्पीच थेरेपी आएगी, उसकी ज़रूरत मुताबिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी आएगी, ज़रूरत मुताबिक स्पेशल एजुकेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे। बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस यानी कि बैठकर उसको टिकना सिखाना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं टिका आ गया बच्चे के अंदर, तो वो टिकना सिखाना यानी कि सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना, आई कांटेक्ट बढ़ाना, उसकी कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर काम करना, उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के ऊपर काम करना, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना, पेरेंट्स की ट्रेनिंग देना कि घर पर इन सब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि एक इंटीग्रेटिव वे के अंदर होने चाहिए ट्रीटमेंट के हिसाब से। ऑटिज्म में क्या, मैं ट्रीटमेंट पे थोड़ा विस्तार से भी बात करूंगी जी। ऑटिज्म में क्या माइल्ड और सिवियर भी होता है? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम टूल्स एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें कुछ रेंजेस आ जाती हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, इस तरीके से कैटेगरीज होती हैं। सो उसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये कोई ब्लड टेस्ट तो है नहीं कि उसका हमने कोई वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो जब हम स्कोरिंग करते हैं तो कुछ नॉर्म्स के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। सो पर्टिकुलर इतने नंबर तक आ रहा है तो बच्चा माइल्ड सिम्टम शो कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है तो इनके फिर लेवल्स हो जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर ये देखा जाता है कि ये लेवल्स किस में ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सोशल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कुछ सेंसरी इश्यूज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंगली उन सब चीज़ों को देखकर फिर एक थेरेप्यूटिक प्लान उनका कस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। सो ये कैटेगराइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि इन डोमेन्स में ज़्यादा काम करना है तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट वैसा ही फॉर्मुलेट कर पाते हैं। एक बच्चा जो ऑटिज्म जिसको है, कितना टाइम लग जाएगा उसको थोड़ा सा ठीक होने में, क्योंकि शायद ऑटिज्म पूरी तरह से ठीक नहीं होता? ये मेरा सवाल सही है या गलत है? नहीं, काफ़ी हद तक ये सवाल बिल्कुल वही है जो कोई भी एक पेरेंट पूछना चाहता है। सो इसे हमें समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म कोई इन्फेक्शन नहीं है कि जिसकी हम दवाई दे रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा। ये एक कंडीशन है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें रहनी पड़ेंगी। हमें होपफुल भी रहना पड़ेगा और अलर्ट भी रहना पड़ेगा, वॉचफुल भी रहना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर ये एक रियल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर बच्चा अगर आइडेंटिफाई हो चुका है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कंसिडरेशन में ली जाएंगी।
अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जनरली कम से कम 1 साल का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रिगरस प्रोग्राम होता है और वो हम अप्लाई करते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे बताया कस्टमाइज्ड थेराप्यूटिक प्लान, जिसमें कि नीड बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड सो। सो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमने उसका एक थेरेप्यूटिक प्लान स्टार्ट करना है जो कि पूरे दिन में 1-2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए बच्चे की एज मुताबिक और उसके सिम्टम्स मुताबिक तय किया जाता है। दूसरा आता है पेरेंटल ट्रेनिंग, यानी कि वही चीज़ जो थेरेपी में बच्चे ने सीखी है वो घर पे इंप्लीमेंट कैसे करनी है, क्योंकि थेरेपी सेंटर में बच्चे ने 1-2 घंटे के लिए रहना है, मैक्सिमम समय कहाँ रहना है, घर पर रहना है, तो वो पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी है, मस्ट है। फिर वो इस चीज़ को कैसे जनरलाइज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी एक बहुत क्रूशियल कॉम्पोनेंट हो जाता है। तीसरी चीज़ आती है कि बच्चे को रेगुलर टिपिकली ग्रोइंग बच्चों के बीच में रखना, जैसे सोशलाइजेशन के लिए प्ले स्कूल में डालना, सो वहाँ पर भी बच्चा सोशलाइज करना सीखेगा। ये जो थेरेपीज़ होती हैं ये 1-on-1 होती हैं और फिर पेरेंटिंग होती है जो कि घर पे इम्प्लीमेंट करना होता है। सो यानी कि 3 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। सोशलाइजेशन के लिए बच्चे को प्ले स्कूल में ज़रूर भेजिए, थेरेपी के लिए प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, उनसे प्रॉपरली एक टीम एफर्ट की तरह से उनसे एक सेशंस हो जाएं, और तीसरा पेरेंट्स खुद एजुकेट होकर उसको घर पे करें। ये 3 चीज़ें जब एक बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से चलती हैं तो पहले 4 महीने के अंदर अगर उस बच्चे को हम अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक देखें तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जानी चाहिए। सो अगर तो वो ये सिस्टम में सारा चल पा रहा है तो फिर तो इसका मतलब कि रिजल्ट हमारा जो है ठीक चल रहा है और हम उसको थोड़े लंबे प्रोसेस पर लेकर जाएंगे। एटलीस्ट ये जो मिनिमम प्रोग्राम है वो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर जिस अप्रोच से हम काम कर रहे हैं, अगर वो अप्रोच बिल्कुल सही है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट 4 मंथ्स में आपको वो सिग्निफिकेंट एक इम्प्रूवमेंट के जो मैं बोलूँगा कि ट्रेजेक्ट्री है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। हमने अपनी प्रैक्टिस में और वैसे इन जनरल अपनी ही फ्रेटर्निटी से बात करके जनरली ये देखा है कि ये बच्चों का एक ऐसा एक बेल कर्व जैसा एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस हमारे सामने आता है, जिसमें ये देखा गया है कि तकरीबन 10% बच्चे एब्सोल्युटली ठीक हो जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो जाते हैं, एंड दिस इज अ बिग होप। उनमें ऑटिज्म नहीं, वो आउट ऑफ स्पेक्ट्रम, वो डायग्नोसिस से ही बाहर हो जाते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट प्रोसेस। तकरीबन 10% बच्चे बिल्कुल स्पेक्ट्रम से बाहर हो जाते हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 10% बच्चे एब्सोल्युटली रिजल्ट शो नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई रिजल्ट प्रॉपरली सिग्निफिकेंट नहीं आ पाता है। लेकिन जो बीच के 80% बच्चे हैं उनमें अलग अलग लेवल की इंप्रूवमेंट नज़र आती है, किसी में 20% है, किसी में 60% है, किसी में 80% है, किसी में 90% है। वो भी अच्छा है एग्जैक्टली लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आज हम स्टार्टिंग पे नहीं कह सकते कि मेरा ये वाला बच्चा कहाँ फॉल करेगा, कहाँ ये काम करने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि शायद उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि ऑटिज्म कितना सिवियर है। हाँ, इसमें मैं ये बोलूँगा कि कुछ एक चीज़ें जो हमने देखी हैं कि कौन से बच्चे होते हैं जो कि आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो जाते हैं। अगर मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूँ तो ये वो बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होती है, माइल्ड ऑटिज्म में होंगे, यानी कि प्रॉब्लम जितनी कम बेटर रिजल्ट। दूसरा, ये वो बच्चे हैं जिनका IQ कंपैरेटिवली अच्छा है, यानी कि उनकी कॉम्प्रीहेंशन, चीज़ें समझ वो अच्छी चल रही हैं। तीसरा, उनकी एज अभी कम है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में अगर आ रहे हैं वो लेस देन 5 ईयर्स की एज के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं। फिर अगर हम बोलें तो उनको प्रोफेशनल सपोर्ट पूरा मिल रहा है, क्या उनको सही प्रोफेशनल्स मिल गए, सही वक्त पर पेरेंट्स लेकर आए, हाँ, ट्रीटमेंट क्या प्रोफेशनल सपोर्ट पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी, जैसे हम कहते हैं कि एक कमी है, सभी प्रोफेशनल्स एक ही सेंटर के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो कई बार वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि OT भी एक ही जगह हो, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो, स्पेशल एजुकेटर्स भी हो, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो, पेरेंटल ट्रेनिंग भी हो, देयर आर लॉट मोर थिंग्स। तो ये सब एक जगह पर, क्या उनको वो प्रॉपर वो वाली अप्रोच थेरेप्यूटिक वे में मिल रही है? और एक और चीज़ आ जाती है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितनी हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको फिर से एक बार बोलूँ तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे की डायग्नोसिस क्या है, यानी कि प्रॉब्लम कितनी है, उसकी एज कितनी है, उसका IQ कितना है, उसको प्रोफेशनल सपोर्ट कितना है, और उसको पेरेंटल सपोर्ट कितना है। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं हमारी, और ऑब्वियसली अगर ऊपर वाले की रज़ा है तो सो हमारे ये बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम होने के चांसेस होते हैं। केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन आप चला रहे हैं, कैसे इसको शुरू कैसे किया आपने, कैसे सोचा कि ऑटिज्म इतना बढ़ रहा है और ऐसे बच्चों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि ये भी आम बच्चों जैसे उनके साथ घुल मिल सके। आप जलंधर में भी ये चला रहे हैं केयर फॉर ऑटिज्म, अब लुधियाना में भी, तो
इसको शुरू करने का क्या मकसद था? सी इसके पीछे भी हमारी एक अपनी, मैं बोलूँगा कि एक पर्सनल कंपोनेंट था बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली जो केयर फॉर ऑटिज़म फाउंडेशन है वो मिस्टर रघु बहल हैं जिन्होंने इसको शुरू किया था आज से तकरीबन 3.5 साल पहले। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि रघु बहल के जो बेटे हैं संयम, वो आज तकरीबन 14 साल के हैं और वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेटली रघु की जो वाइफ हैं यानी कि संयम की मदर, उनकी पीछे डेथ हो गई थी, वही तकरीबन 3.5-4 साल पहले की बात है ये। सो रघु का यही एक ही बेटा है और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तब ये एक इस चीज़ की केयर फॉर ऑटिज़म की एक नींव पड़ी और उसके पीछे ये था कि जो संयम का जो ट्रीटमेंट जो आज तक हम करवाते रहे थे, उसके लिए उनकी मदर अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाकर 1-1.5 साल तो वो प्रॉपरली रेंट के मकानों में ही रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इससे भी कई बार अलग अलग टाइम के अंदर ज़्यादा समय के लिए। तो उन्होंने एक ही चीज़ महसूस की कि इतनी जगह जाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद भी मेरे बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उसको प्रॉपरली एक जगह पर सारी मिलनी चाहिए थी। तो जब उनका ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज का सीधा डिटेक्ट हुआ था, तो उनके पास बहुत कम समय था। तो उस समय उन्होंने रघु से यही बात की कि अगर कोई ऐसा पॉसिबल हो सके तो मेरे जाने के बाद एटलीस्ट एक ऐसा एक सेंटर बनाना जहां हमारे बच्चों जैसे बच्चों को सारी सुविधाएं एक जगह मिल सकें। सो रघु और मैं फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो वहाँ पर फिर रघु ने मुझसे इस चीज़ के लिए बात की। तो हमने कहा डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है, इस एक ऐसे सेंटर की शुरुआत करते हैं जहाँ सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एक ही जगह होंगे। तो तब ये तकरीबन 3.5 साल पहले केयर फॉर ऑटिज़म फाउंडेशन का हमने जलंधर में सेंटर स्टार्ट किया। आपके पास हैं, मतलब आ रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे वहाँ पर हम पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, जितना थेरेपीज़ दे सकते हैं। इस समय में वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो वहाँ पर इनरोल्ड हैं। और फिर वही हमें बार बार अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट आने लग गई, एरिया डिस्टेंस वाइज आ गया, वहाँ पर भी बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो फिर रघु और हमने बैठकर ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम अपनी इन सर्विसेज को, क्योंकि अब हमें पता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, हमारे पास पूरी टीम है, वाई नॉट टू एक्सपैंड टू अदर सिटीज़ एज वेल। तो उस विजन में करते करते फिर अभी हमने रिसेंटली पीछे कुछ महीने पहले फिर लुधियाना में भी इस सेंटर की शुरुआत की। केयर फॉर ऑटिज्म की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो लिंक देख सकते हैं। और डॉक्टर अतुल, आपके साथ आगे आने वाले एपिसोड्स में भी ऑटिज्म से ही संबंधित पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वर्चुअल ऑटिज्म पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। वो ऐसा ऑटिज्म शायद जो जी बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों में बढ़ रहा है और वो रिस्क पेरेंट्स को नहीं लेना चाहिए। आगे आने वाले एपिसोड में उस पर बात करेंगे। बने रहिए सेहतनामा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू।